मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम 3 आपराधिक संहिताओं के बारे में बातें कर रहे हैं। 2 के बारे में इससे पहले मैं आप सबसे बातें कर चुका हूं और आज मैं अब तीसरे और अंतिम संहिता के बारे में बात करने जा रहा हूं। लेकिन यहां मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। करेक्शन यह है कि सामान्य तौर पर तो मैं तीनों के लिए संहिता शब्द का प्रयोग करता रहा हूं, लेकिन ये आज की जो संहिता है, जिसे मैं तथाकथित संहिता कहूंगा, संहिता नहीं है। प्लीज इसे नोट कर लें। कुछ अखबारों में इसे संहिता कहा जा रहा है, कुछ में इसे विधेयक कहा जा रहा है, कुछ में इसे अधिनियम कहा जा रहा है। पहली बात कि अब ये विधेयक नहीं रह गया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन चुका है। और याद रखिए, ये संहिता भी नहीं है, ये बकायदे एक्ट है। हालांकि ठीक है, उनको भी एक्ट की ही पदवी एक तरीके से प्राप्त है, लेकिन संज्ञा तो संज्ञा है। तो वो सब संहिताएं हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लेकिन इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और 2023 तो है ही, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। याद रखिएगा कि इंग्लिश में यह इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं है। इंग्लिश में भी जो इसका नाम है वो है भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023। भारतीय BHARTIYA। साक्ष्य की स्पेलिंग को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इन बातों पर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। यदि लिखने में हम इस तरह की गलतियां करते हैं और सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसे एक सीरियस तरीके की गलती मानी जाती है। साक्ष्य की स्पेलिंग है SAKSHYA। मैं रिपीट कर रहा हूं, SAKSHYA। और मुझे लगता है कि एविडेंस को साक्ष्य कह देना ज्यादा सही भी है, इसलिए क्योंकि इससे पहले जिसके तहत ये साक्ष्य का सारा मामला चल रहा था, वो एक एक्ट था और उसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट, IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट। उसकी जगह पर हम बिल्कुल हिंदी के ही शब्द लेकर आ गए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आप जब अखबारों में इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, चूंकि वो उस समय की बातें लिखी गई हैं जब वो विधेयक के रूप में पेश किया गया था, तो वहां भी आपको BSB लिखा हुआ मिल सकता है शॉर्ट फॉर्म में, जबकि वो होना चाहिए था BSV। वो विधेयक है, वो विधेयक नहीं है, BSV। लेकिन अब ये हो गया है BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक्ट का भी ए होगा और अधिनियम अगर आप करेंगे तब भी वो ए ही होगा। तो दोस्तों, इसे आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब आप देखिए कि इसमें किया क्या गया है, इसका केंद्रीय बिंदु क्या है। इनफैक्ट सच पूछिए तो साक्ष्य यानी कि एविडेंस, जब भी कोई अपराध करेगा, तो आप देख चुके हैं कि अपराध करने वाले के साथ और जिसके साथ अपराध हुआ है उनके साथ क्या क्या किया जाना चाहिए। हमने इससे पहले के 2 वीडियो में इन्हें देख लिया है। न्यायालय सजा देगी, सजा देने से पहले बकायदे उसकी जांच परख होगी, रिपोर्ट होगी, सुनवाई होगी, ये सारे मामले होते रहते हैं। आखिरी जो स्टेज है वो कोर्ट के सामने है। अब कोर्ट को फैसला देना है। कोर्ट कैसे फैसला देगा? देखिए, कोर्ट कानून से बंधा हुआ है, वो कानून के अनुसार ही अपने फैसले देगा, भले ही वो सच को जान रहा हो। लेकिन हो सकता है कि सच को जानने के बावजूद उसे सच के विपरीत फैसला देना पड़े या सच से हटकर कुछ फैसला देना पड़े। उसका कारण क्या है? क्योंकि न्यायालय जो भी फैसला देता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, केवल उन्हीं बातों के आधार पर वो फैसला देता है जो साक्ष्य के तौर पर उसके सामने मौजूद होते हैं, एविडेंस के तौर पर, गवाही के तौर पर, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। गवाही तो सीधे सीधे लोगों के वचन होते हैं, जो लोग आकर के अपनी बात कहते हैं। लेकिन साक्ष्य में और दूसरी बहुत सी चीजें आती हैं कि उंगलियों के निशान, फलाने निशान, और जो दूसरी चीजें हैं, लिखित कोई दस्तावेज मिल गया, परिस्थितियां, इस तरह के ढेर सारे साक्ष्य होते हैं, आप जानते हैं, और उनके बारे में चर्चा करना हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। राइट? तो बस इस अधिनियम में साक्ष्य के लिए किन किन चीजों को आधार बनाया जा सकता है, यह बताया गया है। क्योंकि अगर आप साक्ष्य के लिए तथ्यों का निर्धारण नहीं करेंगे, तो फिर लोग किसी भी चीज को लेकर के साक्ष्य प्रस्तुत करते रहेंगे, फिर तो न्याय की जो स्थिति होगी वो बड़ी डामाडोल हो जाएगी। तो दोस्तों, चूंकि उस समय जो एक्ट बना था और अभी जो ये अधिनियम बना है, साक्ष्य अधिनियम, स्थितियों में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत जबरदस्त बदलाव हुआ है जिसके बारे में अगर आप विचार करेंगे तो आप सोच लेंगे, और वह बदलाव है तकनीकी का बदलाव। अब हमारे पास बकायदे लैपटॉप है, स्मार्टफोन है,
सर्वर है, पता नहीं क्या क्या चीज है। इलेक्ट्रॉनिक ने तो पूरी की पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया है, एक जबरदस्त किस्म की संचार क्रांति पैदा कर दी है। तो अब क्या हम साक्ष्य के लिए इन आधुनिकतम तकनीकी को अपना सकते हैं? इसको लेकर के काफी समय तक डिबेट चलता रहा है। यहां तक कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डेड जो आप सब साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके साथ बाकायदे छेड़छाड़ की जा सकती है, और ऐसा किया भी जाता है। और डीप फेक के समय में तो आप सोच करके देखिए कि क्या किया जा सकता है, कितनी बातें पलटी जा सकती हैं, कंफ्यूज किया जा सकता है न्यायालय को। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ है आपके जानने के लिए, वो ये है कि अब बकायदे इस अधिनियम के अंतर्गत ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं न्यायालय के सामने स्वीकार्य होंगे। न्यायालय बकायदे अब इन्हें साक्ष्य के रूप में मान्यता देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी अब एक दस्तावेज माना जाएगा, राइट? चाहे वो रिकॉर्ड बकायदे कंप्यूटर में सेव हो, चाहे वो आपके मोबाइल में सेव हो, लेकिन उसे साक्ष्य के तौर पर लिया जाएगा। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठ जाना चाहिए। यहां तक कि एक जो और दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई है, आप देखते हैं ना कि कोर्ट में मामला चल रहा है, गवाह आ ही नहीं रहे हैं, गवाह आ ही नहीं रहे हैं, तो अब एक और व्यवस्था कर दी गई है, और वो व्यवस्था ये की गई है कि जो गवाही देने वाले लोग हैं वे बाकायदे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अपना मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं, यानी कि बाकायदे वो रिकॉर्ड करके अपनी गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले ये स्थिति नहीं होती थी, और नतीजा ये होता था कि मामला टलता जा रहा है, पेशी पर पेशी होती चली जा रही है, और उसका नतीजा, और आप जानते हैं कि लगभग 4.25 करोड़ मामले हमारे न्यायालयों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इनमें लगभग 3.25 करोड़ मामले तो केवल आपराधिक हैं। सोच करके देखिए, इसलिए क्योंकि वो मामला टलता जाता है। एक बात मैं यहां आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं जिस साक्ष्य के बारे में अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो सामान्यतः 2 प्रकार के केसेस होते हैं, आपसे चर्चा हो चुकी है इससे पहले के वीडियो में। एक होता है सिविल मामले और दूसरे होते हैं आपराधिक मामले। याद रखिए कि जो साक्ष्य अधिनियम है ना, ये दोनों पर लागू होगा। ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपराधिक मामलों पर ही लागू होगा। तो दोस्तों, एक अन्य तथ्य जो आपको जानना ही चाहिए और ध्यान में भी रखना चाहिए, वो ये है कि जनरली अपराध की जांच की शुरुआत पुलिस ऑफिसर करता है, और जब पुलिस ऑफिसर शुरुआत करता है तो डेफिनेटली वो गवाही लेता है। यदि वो किसी को हिरासत में ले रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, तो उससे वो पूछताछ करेगा। अगर गिरफ्तार नहीं भी कर रहा है तो भी जांच परख करने के लिए वो उससे पूछताछ करेगा। तो शुरुआत तो पूछताछ से होती है। अब सवाल यह है कि पुलिस के सामने जो उसने बातें कही हैं उन्हें सही माना जाए या नहीं माना जाए साक्ष्य के तौर पर। होता क्या है? होता यह है कि पुलिस के सामने वो कुछ कह देते हैं और बाद में कोर्ट के सामने वो मुकर जाते हैं कि नहीं, पुलिस के सामने तो हमने ये नहीं कहा था, या कि हमसे जबरदस्ती ये कहलवाया गया। इस तरह की बातें कह देते हैं और मामला खत्म हो जाता है। तो इसमें भी जो व्यवस्था की गई है, ध्यान रखिए कि पुलिस के सामने अगर कोई व्यक्ति कुछ कबूल कर रहा है तो वह अस्वीकार्य है। मतलब ये नहीं माना जाएगा कि यही सच है, यानी कि पुलिस के हिरासत में की गई स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य है। 2 चीजें हैं, एक तो पुलिस बिना हिरासत में लिए ही उससे पूछताछ कर रही है घर पर जाकर के, दूसरा यह कि उसने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है, तो उस समय उसने जो कुछ भी कहा है उसे मान्यता नहीं दी जाएगी तब तक जब तक कि उसने जो कबूल किया है, उसने जो स्वीकार किया है, वो मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज न की गई हो, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने किए गए कबूल को ही सही माना जाएगा। लेकिन प्री एग्जामिनेशन में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं आपको एक तथ्य यहां और बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हिरासत में है, ठीक है, और उसने कुछ बातें बताई। अब ठीक है, अब उसने जो बातें बताई हैं तो हिरासत में बातें चूंकि बताई हैं तो वो स्वीकार्य तो नहीं है, लेकिन उसने जो बातें बताई हैं, यानी कि ये कह लीजिए कि उसने जो जानकारियां दी हैं, वे जानकारियां जो तथ्य खोजे जाने चाहिए या जो तथ्य खोज लिए गए हैं उनसे संबंधित है, यानी कि उसमें मदद मिल रही है, तो फिर उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह के विकल्प दे करके आपको उलझाने की कोशिश की जाती है, राइट। देखिए, मैं इसे रिपीट कर रहा हूं कि अगर व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है तो वो जो भी कह रहा है वो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उसने कहा है, यदि
उस जानकारी से या वह जानकारी कहीं न कहीं जो स्पष्ट रूप से तथ्य ढूंढे गए हैं उससे संबंधित है तो वह स्वीकार हो जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो भी बातें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं, वे मैंने आपके सामने रखी हैं। और इस अधिनियम के साथ एक और भी बात है कि ज्यादातर जो बातें हैं वो हमारे जो इससे पहले का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, इंडियन एविडेंस एक्ट, वहीं से ही लिया गया है। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।